हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम नितेश देसवाल और आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने अपना चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया है। अब आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म बताया था मैंने बताया था ये दो टाइप का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज स्ट्रक्चरल हमने अपना कंप्लीट कर लिया है पीछे के लेक्चर्स में, और आज का हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी टू टाइप का होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपना कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट थी। यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट चक्कर क्या है कि उसकी ज्योमेट्री चेंज होगी। या एक जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है, इसकी कहानी अलग है, इसकी जब मैं ये पढ़ूंगा करवाऊंगा आपको तब बता दूंगा। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होता है दोज कंपाउंड्स इन विच सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द मोलिक्यूल, इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कंपाउंड का, बट उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफर करता है। कैसे, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट से क्या समझे, जैसे देखो ये है अपना, यहाँ पे मैं इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है C हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H4 और ClBr, यही है। एक सेम ऐसा ही कंपाउंड मैं यहाँ पे Cl और Br डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन और CH3। देखो अभी स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हुई। स्पेशियल अरेंजमेंट से क्या मतलब समझ रहे हो, ज्योमेट्री से क्या मतलब है, ज्योमेट्री का मतलब है उसकी बनावट। ठीक है, मान लो मेरी ये उंगलियां यहां जुड़ी हुई हैं, तो एक में तो ये ऐसे हैं, एक में ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी स्पेस में 3D डायमेंशनल स्पेस होता है अपने पास, उसमें उसकी बनावट चेंज हो जाती है। या प्लेन कंपाउंड में भी ये हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया आपको क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट स्पेशियल different spatial arrangement of the atoms or molecules in the compound. Same molecular formula but
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ओब्लिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है वो, इन द कंपाउंड। ओके, किसी कंपाउंड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होना क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दो कंपाउंड्स का, बट वहां पे उसके साथ जो एटम या मॉलिक्यूल जिस तरह से जुड़े हुए हैं उनके जुड़ने में फर्क आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल देख लूं, यही जो मैंने अभी आपको बताया है। मान लो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसी का आइसोमर क्या हो सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये भी हो सकता है Br Cl डबल बॉन्ड CH3 और हाइड्रोजन, सॉरी इसमें हाइड्रोजन को स्विच कर देता हूं, CH3। ठीक है, अभी ये मैं समझाऊंगा आपको कि ये कैसे होता है, ये CH3 और H चेंज क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, और ये ऐसे की ऐसे बनाओ, कंपोजिशन कैसी बनी रहती है कंपाउंड में, और ये कंपोजिशन भी कैसे बनी रहती है कंपाउंड में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों ये सेम ऐसे ही क्यों नहीं पलट जाती। ठीक है, मान लो ये दोनों ग्रुप जो मैंने स्विच किए हैं ये सेम ऐसे ही हों तो आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, आइसोमर बनेगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब बनते हैं? जब, या मान लो ये Cl और Br में स्विच कर दूं तो भी आइसोमर बन सकता है। ठीक है, तो आइसोमर सबसे पहले मैंने बताया था, आइसोमर क्या होते हैं? जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं बट फिजिकली या केमिकली प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग शो करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टीज अलग शो करेगा। देखो बस कंपाउंड दिखने में सेम दिख रहा है, सिर्फ ज्योमेट्री का फर्क है। ओके, तो इस कंपाउंड इनको बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और फिनोमिनन कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अभी पढ़ लो, सेकंड पॉइंट है अपना कंडीशंस। किन कंडीशंस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है? जैसे हमने पढ़ा था टोटोमेरिज्म, वहां पे हमने कंडीशन पढ़ी थी x, y और z की। जो या ये कंडीशन कंप्लीट हो रही थी वहीं पे टोटोमेरिज्म हो रहा था, बाकी जगह नहीं हो रहा। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन होंगी तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा उस कंपाउंड में, अदरवाइज नहीं होगा। पहली है रोटेशन रेस्ट्रिक्शन। रोटेशन रेस्ट्रिक्शन से क्या मतलब समझे? रोटेशन रेस्ट्रिक्शन से मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है, अगर यहां पे ये डबल बॉन्ड ना होके सिंगल बॉन्ड होता, ठीक है, तो क्या यहाँ पे आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। अभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन और मीथेन स्विच हो गए। बट देखना, अगर ये यहाँ पे ये मैं सिंगल बॉन्ड रखूं, इसको डबल बॉन्ड की जगह सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रखूं, पाई बॉन्ड ना रखूं, तो क्या ये आइसोमेरिज्म इस टाइप का कंपाउंड अपने को देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी। मान लो अगर इस टाइप का कंपाउंड बन गया,
इस टाइप का कंपाउंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट की सिचुएशन से, कंडीशन से ये वाला कंपाउंड बन गया एक टाइप से, ये देखें हम, तो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपने आप को फिर इस तरह से स्विच कर लेगा। ठीक है, ये रोटेट कर लेगा आराम से। भाई इसको रोक के और इसको घुमा के देखो, घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। यही है ना कार्बन, ऐसे यही बॉन्डिंग हो रखी है अब इनमें। अभी ये वाली बॉन्डिंग हो रखी है, तो ये आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे अपने पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड इसके कारण इसकी रोटेशन रेस्ट्रिक्शन हो गई, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो अपने पास मान लो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, यहाँ पे कौन सी हो रही है, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मान लो एक बॉन्ड ये बन गया, ठीक है, ये वाला, ये अपना कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। और एक ये पाई बॉन्ड बन गया, भाई डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी प्लेन पे। तो अब क्या करेगा, अब अगर हम इसको रोक के और इस वाले कार्बन को घुमाने की कोशिश करेंगे, इस कंपाउंड को, सॉरी इस कार्बन को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम रोटेशन नहीं कर सकते। रोटेशन नहीं करने को क्या बोलते हैं, रोटेशन रेस्ट्रिक्शन। तो इन कंपाउंड में क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है कि रोटेट नहीं कर सकते आप इन कंपाउंड को। तो अब ये अगर ये इसके साथ ये एटम और ये मॉलिक्यूल इनके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ गए, तो क्या इस रोटेट करके इनको वापस इसी पोजीशन में ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रोटेट नहीं कर सकता। अगर रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो इस कारण से ये क्या बन गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहली कंडीशंस क्या समझ में आ गई कि कंपाउंड में रोटेशन रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट है, यार ये एग्जाम्पल मैंने गलत बता दिया, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस से मतलब है कि दूरी, स्पेस में। जैसे अभी एरियल डिस्टेंस से क्या मतलब बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तो जो ये डिस्टेंस है कंपाउंड के बीच की, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस x है अपने पास, और ये डिस्टेंस ये वाला, बोला ये एरियल डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी ऐसे कंपाउंड्स में देखो जहां पे ये प्लेन में है, सारा सिस्टम प्लेन में चल रहा है, मतलब कि भाई देखो कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ट्राइएंगुलर शेप। ठीक है, ट्राइएंगुलर प्लेन का क्या मतलब हो गया, ट्राइएंगुलर प्लेन का मतलब ये हो गया कि कार्बन कार्बन के अंदर, मतलब एक प्लेन में है ये। ऐसे नहीं है कि मान लो ये सिर्फ एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन है
ये प्लेन हो गया, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया और एक यहाँ पे जुड़ गया, सभी के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड है। 1 2 0 1 2 0 और 1 2 0, 120 डिग्री का बॉन्ड है। तो ये सब एक प्लेन में है। तो अब प्लेन में आप ये देख सकते हो कि ये डिस्टेंस इतनी है, x है, तो ये मान लो y है, तो ये x और y बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एरियल डिस्टेंस क्या बोल रहा है, सेपरेट होना चाहिए इनका, ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए x, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू y। दूसरा पॉइंट है ये, ओके, ठीक है। तीसरी कंडीशन आ रही है अपने पास इसकी, डिफरेंट ग्रुप्स oblique atoms on restricted sites। ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक ये देखो इसका मतलब ये हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन जो रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो इनके बीच में भी हो सकती है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकती है, ये कंडीशन पैदा हो सकती है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकती है। चलो देखो, ये बोल रहा है जो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स हैं, ये वाली साइड रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये वाली साइड रोटेट नहीं हो सकती अगर हम इसको स्विच कर ले तो, ठीक है। जो इसके ऊपर जो दोनों कंपाउंड लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो हमेशा अलग होने चाहिए। यहां पे देखो, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा? यहाँ पे और यहाँ पे, बताओ सोचो, यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड को भूल जाओ आप एक मिनट के लिए, देखो इस कार्बन के साथ ये अलग ग्रुप लगा हुआ है और ये एटम, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ऐसे ही इस पे देखो, इस पे भी दोनों डिफरेंट है, हालांकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, चाहे ये आपस में सेम हो, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है अपने को ये है कि एक साइड पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, जैसे इसमें है। इसमें देखो इस साइड से देखेंगे तो हाँ भाई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो दो ग्रुप सेम साइड है, इस साइड भी यही कंडीशन आ रही है। अगर इसका आइसोमर्स क्या बना सकते हो आप, हाइड्रोजन को ऊपर करोगे, CH3 को नीचे करोगे, तो सेम ही कंडीशन रहेगी। देखो इसके सामने भी CH3 और इसके सामने CH3। अब यहाँ पे CH3 को मैं स्विच कर दूं, इस CH3 को ऊपर कर दूं, इस CH3 को नीचे कर दूं, तो भी ये सेम रहेगा। मान लो यहाँ पे अगर डिफरेंट ग्रुप भी होते और यहाँ पे सेम होते, मान लो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br होते, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होता। क्यों? देखो अब इन दोनों एटम्स को आप स्विच करोगे तो भी H के सामने क्या है Br और H के डायगोनली क्या है Cl। अगर मैं इनको आपस में बदल दूं, यहाँ पे मैं Br करूं और यहाँ पे मैं Cl कर दूं, तो भी देखो H के सामने क्या है Cl और H के डायगोनली क्या है Br। तो अगर एक साइड भी सेम एटम या मॉलिक्यूल आ गए तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ओके, तो कंडीशन क्या है कि डिफरेंट एटम या ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी कुछ कंडीशंस जो जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होने के लिए। एक कम ये और बताओ मेरे को
मान लो अपने पास ये वाला कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में बताओ आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। देखो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो है। एक चीज और, साइकिल्स में मान लो अपने पास साइक्लोएल्कीन है, तो साइकिल्स में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है कि नहीं होता है। या तो आप इस तरीके से देख लो कि एक डबल बॉन्ड एक साइकिल के बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, अभी साइकिल है, अब साइकिल को आप ऐसे घुमाओ, रोटेट करो, रोटेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि साइकिल टूट जाएगी। तो इस तरह से साइकिल्स के अंदर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। ओके, अब इस वाले कंपाउंड में देखो, इस वाले कंपाउंड में रोटेशन होगा या नहीं होगा। चलो बताओ, यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। तो देखो ये वाला साइड तो अपनी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि इस साइड तो डिफरेंट ग्रुप हैं। इस साइड देखो, इस साइड चलोगे आप कार्बन के साथ, तो यहाँ पे कौन सा है, एक कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन और इसके साथ भी हाइड्रोजन। तो कोई डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये दोनों में कॉमन, ये भी सेम। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा। ओके, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगा दूं CH3। अब बताओ, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से चलेंगे हम, इस कार्बन को देखेंगे तो देखो इस साइड क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और CH3, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो गए ना भाई, ये वाला ग्रुप अलग हो गया और ये वाला ग्रुप अलग हो गया। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं ये ग्रुप यहाँ पे लगाता CH3 और H हाइड्रोजन, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो। देखो आपने यहाँ पे चेक किया, सेम आ रहा, यहाँ पे CH2 और ये भी CH2। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 और यहाँ पे CH2। तो देखो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो गए, ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। बट कंडीशन ये बढ़ गई कि मैंने इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो है। अब बताओ, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा कि नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ से चले सेम ग्रुप, फिर चले इस पे सेम ग्रुप, अब इस पे आ गए, तो इस साइड से आए तो भी यार ये, और इस साइड से आए तो भी यही ग्रुप मिल रहा है अपने को। तो एक बात सोच के देखो, ये ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, इसको हम डिफरेंट नहीं बोल सकते कि ये इस साइड से डिफरेंट है और इस साइड से अलग है। ऐसा मत कर लेना कि CH3 को ऊपर ले लेना और CH को नीचे ले लो, आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि कार्बन तो यही जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल ऐसी कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा। गुड, आगे देखो।
ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ एग्जिबिट होगा और कहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ जीआई। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनकी टाइप कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं इनको। एक तो ये देखो आप, सबसे सिंपल फर्स्ट है इसका सिस एंड ट्रांस। इसमें क्या होता है, कंपाउंड, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे CH। सबसे पहले तो ये देखो एग्जिबिट हो रहा है कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हो रहा है। क्योंकि देखो अपने को इस चीज से कुछ नहीं लेना देना कि ये दोनों आपस में सेम है, नहीं, अपने को सिर्फ ये साइड्स देखनी है। कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ, एक H एटम लगा हुआ है और एक मीथेन मॉलिक्यूल लगा हुआ है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। अब देखो ये दोनों स्पेस में एक ही साइड है प्लेन पे, तो ये ऐसे कंपाउंड, और ये दोनों एक ही साइड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं सिस। ठीक है, अब इसका आइसोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, इसमें से किसी एक को स्विच कर दो, ये नहीं कि दोनों को स्विच कर दो, दोनों को, अगर इसको भी ऐसे कर दोगे इसको भी स्विच कर दोगे तो फिर यही सिस वाली कंडीशन बन जाएगी। किसी एक को स्विच कर दो, किसी एक के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, कार्बन हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, और मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ इसको, ये CH3 कर दिया और मैंने ये और हाइड्रोजन कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसका आमने सामने कौन है, हाइड्रोजन और मीथेन, हाइड्रोजन और मीथेन। ये इसी आइसोमर की कौन सी फॉर्म हो गई, इस फॉर्म को बोल देते हैं हम ट्रांस। ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए क्योंकि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन, इस फॉर्म को हम कौन सा बोलेंगे, ट्रांस, इसको बोलेंगे सिस। ठीक है, मान लो अगर ये कंडीशन होती, कार्बन Br, कार्बन C, हाइड्रोजन CH। अभी इसमें बता सकते हो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, यस। रोटेशन रेस्ट्रिक्शन है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है, तो हमें दिख रहा है कि एरियल डिस्टेंस अलग है। तीसरे पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स के एटम डिफरेंट जुड़े हुए हैं दोनों, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। तो इसका आइसोमर क्या बनेगा, आइसोमर क्या है कि इसी के फॉर्मूले के साथ इसके एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाना, उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो किस तरह का बन सकता है इसका, ये बनेगा, मान लो इस बार मैं इन दोनों के कंपाउंड्स को स्विच कर रहा हूँ, Cl Br हाइड्रोजन और CH3। ठीक है भाई, एक ही साइड के एटम्स को या जो जुड़े हुए हैं, एटम जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको स्विच करना है, ये नहीं कि दोनों साइड को स्विच कर दो आपस में। ओके, तो अब इसका आइसोमर ये बन गया, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांस। ओके, चलो
दूसरा है अपने पास इजेड सिस्टम। इजेड आइसोमर बोल देते हैं इनको। इसमें क्या था कि तीन कंडीशंस क्या बनी, इसमें कंडीशंस ये बनेगी कि यहाँ पे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे Br जुड़ गया और यहाँ पे Cl जुड़ गया। ठीक है, तो एक चीज नोट की आपने, मैं ये बताना चाह रहा था आपको पीछे वाले उसमें कि इस और उसमें तो क्या आ रहा था, कंपाउंड सेम ऊपर नीचे हो रहे थे। अगर इस तरह की कंडीशंस आ रही थी तो इसका आइसोमर हम क्या बना रहे थे, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन और CH3 और हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड अगर एक जैसे नीचे एक साइड आ गए तो उसका हमने क्या बोल दिया, सिस। देखो ऊपर वाले भी सेम, नीचे वाले भी सेम, हाँ आपस में डिफरेंट है बट ऐसे सेम है। तो इसको हमने बोल दिया था सिस और इसको हमने बोल दिया था, यहाँ पे कंपाउंड वही है, डिफरेंट आ रहे हैं तो ट्रांस बोल दिया था। ठीक है, बट ये एग्जांपल मैंने सिस्टम से करवा दिया ना आपको, नहीं ये इस सिस्टम का एग्जांपल और ये बताना चाह रहा था। अब इसमें देखो आमने सामने कोई दो ग्रुप सेम दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना। तो तीन साइंटिस्ट थे, CIP, कान, प्रीगोल्ड, प्रीलो और आई से क्या था, इनकोल्ड। ठीक है, अब इन्होंने तीन रूल दिए इस सिस्टम को समझने के लिए। CIP रूल बोलते हैं उसको, कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या बोलोगे आप, कौन सा नाम दोगे। उसमें तो हमने बोल दिया कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स। यहाँ क्या बोलोगे, सिस और ट्रांस हमने किस बेस पे बोला था कि ग्रुप आमने सामने वाले ग्रुप सेम थे, अगर वो सेम वाले ग्रुप दोनों ऊपर आ रहे हैं तो उसको हमने सिस बोल दिया, दोनों नीचे और दोनों ऊपर सेम आ रहे हैं तो उसको हमने सिस, और दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो हमने उसको ट्रांस बोल दिया था। बट अब इनमें क्या होगा, इनमें तो कोई सा भी ग्रुप सेम नहीं है। मान लो हम इसको चेंज स्विच कर दें, इसका आइसोमर बनाएं, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl और Br और CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखोगे आप कि कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, उसके जैसा सीन नहीं लग रहा ना। उसमें तो देखो आमने सामने के ग्रुप सेम लग रहे थे, अगर वो सेम वाले ऊपर थे और दूसरे वाले सेम नीचे थे तो सिस डिफरेंट थे। तो इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए CIP तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा CIP रूल। इन्होंने एक रूल बताया कि जिस भी एटम का गौर करना, एटम का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको 1 नंबर और जो कम होगा उसको 2 नंबर दिया गया। इन दोनों में किसका ज्यादा है। अब ये हाइड्रोजन मत देखना क्योंकि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। एटम देखना, पहला एटम देखा आपने कार्बन, इसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट देखना अभी कार्बन का, इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, कार्बन का। तो जिसका ज्यादा है उसको 1 नंबर दे दिया इन्होंने और दूसरे का 2 नंबर। इस तरह इनमें देखो Br और Cl, इसमें किसका ज्यादा है, Br का। Br को 1 नंबर दे दिया और Cl को दे दिया
2। अभी देखो एक नंबर ऊपर है दोनों में, इसको भी एक इसको भी एक, तो एक नंबर दोनों का ऊपर है तो इसको नाम दिया जेड आइसोमर। और इसको क्या नाम दिया, इसमें देखो इसका एक, इसको एक नंबर जाएगा, इसको एक नंबर जाएगा, इसको 2 जाएगा और इसको 2 जाएगा। अभी देखो 1 और 2 दोनों के एक एक डायगोनल ही आ रहे हैं, इसमें लेन बना रहे थे, इसमें डायगोनल आ रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे डिफरेंट हो गए जिस तरह से स्टांस हुआ था, तो इसको नाम दे दिया इन्होंने ई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जेड से जिगरी और ई से एनिमी, कॉमन बात है, याद रखने वाले सिस्टम है, कैसे भी याद रख लेना, ठीक है। तो देख अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आप सिस ट्रांसफर नहीं कर पाते हो तो जेड सिस्टम लगता है वहां पे। और जेड सिस्टम क्या बोलता है कि जिस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको एक नंबर दो, जिसका एटम का कम है। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती कि आपके पास पहले वाले उससे आप डिफरेंट नहीं कर पाते, CH3 C2H5, ठीक है, हाइड्रोजन और CH3, यहाँ पे CH3 की जगह आप ले लो CH, ठीक है। इसका आइसोमर क्या बना दूं मैं, CH3 C2H5 और यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन को मैंने कर दिया 6। अब देखो यहाँ पे आप देखने गए एटॉमिक नंबर, इसका कितना आ रहा है भाई, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना CH5, CH3 और CH2 ऐसे ही है। तो आपने देखा कार्बन का, यहां भी कार्बन का सेम और यहां भी कार्बन का सेम, नहीं बनी बात, किसको एक दे और किसको दो, नहीं हुआ, क्लियर। फिर आपने देखा हाइड्रोजन का, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए थे और इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो इसके हाइड्रोजन का भी एक और इसके हाइड्रोजन का भी एक, यहां से भी क्लियर नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट देखा आपने, इसका एक कार्बन है, इसमें और कोई कार्बन नहीं है, तो फिर आप टोटल निकाल लोगे इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट इसके एटॉमिक वेट से ज्यादा है, क्योंकि एटम सिंगल एटम से, सबसे पहली बात तो सिंगल एटम से करो। अगर सिंगल एटम से क्लियर नहीं हो पा रहा, 2 पे गए आप, दूसरे एटम तक पहुंच गए तो वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा और कोई एटम है ही नहीं, तो अब देखो इसका टोटल एटॉमिक वेट देख लो और इसका देख लो, किसका ज्यादा आएगा, इसका, तो इसको 1 नंबर देंगे और ये 2। अब यहाँ पे तो इसको 1 और इसको 2, इसमें इसी तरह इसको 1, सॉरी इसको 2 और इसको 1, इसको 1 और इसको 2। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 दोनों नीचे हैं, तो इसको क्या नाम दूं मैं, Z। और यहाँ पे 1 और 1 दोनों डिफरेंट पहुंच गए, तो इसको क्या नाम दूं मैं, E। तो इस तरह होता है ये अपने पास EZ, ये Z आइसोमर, ये E ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ये Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तीसरी कंडीशन एक और फंस गई कि उन्होंने अपने पास ये भी तो हो सकता है C डबल बॉन्ड N और H, और मान लो CH3 और हाइड्रोजन। अब मैंने ये जोड़ा तो नाइट्रोजन के साथ एक तो N जुड़ गया, अब एक इसके पास लोन पेयर बच गए तो देखो आपस में डिफरेंट तो हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हमने मान लिया कि हाँ है, बट कुछ नंबर ना तो इसमें हम सिस ट्रांस वाला सिस्टम यूज कर सकते, ना इसमें हम एटॉमिक वेट वाला सिस्टम यूज कर सकते,
ठीक है। तो अब इसका नाम, अब इसको कौन से आइसोमर बोलोगे? साइंटिस्ट के सामने उन्होंने देखा कि ऐसे कंपाउंड भी आ रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या सिस्टम निकाला? उनके लिए उन्होंने निकाला सिन और एंटी। ठीक है, अब सिन किसको बोलोगे और एंटी किसको बोलोगे? तो ये कहानी कौन से कंपाउंड्स में हो रही थी? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन। तो एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन में, एल्डोक्साइन क्या था कि जैसे देखो R C डबल बॉन्ड O और H, यही है एल्डिहाइड, RCHO। जब इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाया, क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन? NH2OH के साथ ज्वाइन किया तो क्या हुआ? ये H2 बाहर चला गया। कौन सा H2O? ये वाला H2O। तो क्या बनाए? CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और N के साथ OH कैसे? ऐसे OH, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आपके, सॉरी लोन पेयर। तो ये कौन सा बन गया अपना? एल्डोक्साइन। इस तरह का कंपाउंड। ठीक है, दूसरा होता है कीटो। अब एल्डोक्साइन और मान लो कीटो ऐसा होता है, ये देखो कीटो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी R डैश हो गया, प्लस H2NOH, ये H2O बाहर चला गया, माइनस H2O, क्या बचा? तो कार्बन R डैश डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये बन गया अपना कीटोऑक्साइन। ओके, तो अब इसका नाम, ऐसे अगर कंपाउंड आ रहे हैं तो कौन से बोलोगे? आइसोमर तो है, ये देखो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी आपस में डिफरेंट ग्रुप हो गए मान लो, और ये OH और ये लोन पे है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है हुआ है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, और रेस्ट्रिक्टेड साइड्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप भी हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो एग्जिबिट हो रहा है। बट समस्या ये उठ गई, ना तो सिस्टांस वाली कहानी लग रही और ना ये 1-2 एटॉमिक वेट वाला सिस्टम भी नहीं हो रहा, लोन पेयर आ गया। तो इस टाइप के लिए उन्होंने दिया सिन और एंटी। अब सिन और एंटी पहले देखते हैं एल्डोक्साइन में। एल्डोक्साइन कौन से होते हैं? एल्डोक्साइन का एग्जांपल देखो, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड NOH और लोन पेयर, और यहां पे आ जाएगा अपना H। तो अब इसमें देखो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया इस चीज का कि अगर OH H के सामने नहीं आ रहा, ये OH एल्डोक्साइन में हमेशा ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको, ये सिर्फ ये ग्रुप चेंज हो सकता है, यहाँ पे वो CH3 CH2 ये भी दे सकता था, और भी जोड़ देगा इसमें CH2 ये दे देता प्रोपाइल, मतलब ये ग्रुप भी चेंज कर सकता है, और वो एल्डोक्साइन में क्या चेंज करेगा आपके साथ? कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि अगर ये OH वाला ग्रुप H के क्रॉस आ रहा है, मतलब H के ये दोनों सामने नहीं आ रहे, ऐसे आ रहे हैं डायगोनली क्रॉस OH और H, तो इसको नाम दिया उन्होंने एंटी। ओके, अब इसका आइसोमर क्या बना सकते हैं हम?
इसी का आइसोमर, इसी का आइसोमर हम ये कर सकते हैं, या तो इन दोनों को स्विच कर दो या इन दोनों को स्विच कर दो। ठीक है, मान लो मैं इस वाले को चेंज कर रहा हूं, CH3 कार्बन, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है यार, डबल बॉन्ड N। अब मैंने ये दोनों चेंज कर दिए, लोन पेयर ऊपर लगा दिए। भाई कोई भी कंपाउंड इस तरह का भी मिल सकता है अपने को। ठीक है, अब देखो H और OH दोनों आमने सामने आ रहे हैं, H और OH दोनों सामने सामने आ रहे हैं ना, तो फिर इसके आइसोमर को इसने बोला कि इसको बोल दो सिन। तो सिन और एंटी की कहानी समझ गए आप। जब एल्डो ऑक्सैन, एल्डो ऑक्सैन में क्या मिलेगा आपको, R, यहाँ पे चेन, यहाँ पे तो H होना ही है, और ये NOH, यही मिलेगा एल्डो ऑक्सैन। तो उसमें अगर OH के सामने है तो H के सामने है तो वो वाला आइसोमर कौन सा है, एंटी आइसोमर, और ये डायगोनली है तो एंटी, और सामने है बिल्कुल तो सिन आइसोमर। ठीक है, अब एक कहानी और आई कीटो की। कीटो कौन से होते हैं अपने पास, कीटो यही होते हैं, CH3 C2H5, ओके, NOH और लोन पेयर, यही है। अब इसका आइसोमर क्या बनाऊं मैं, इसका आइसोमर कोई सी भी ग्रुप को स्विच कर दो, या तो इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो। ठीक है, CH3 C2H5, देखो ग्रुप दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये कंडीशन पूरी, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है और रेडियल डिस्टेंस डिफरेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे OH, ये इसका आइसोमर बन गया। तो अभी इसका नाम कैसे दे सकते हो आप और इसका कैसे दोगे, उसने बोला उसके सामने वाले ग्रुप के साथ इसका नाम लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे, सिन इथाइल, और एंटी लिखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट सीधा पता लग रहा है। अगर सिन मिथाइल लिखना पड़ेगा भाई, सिन में कौन सा है, मिथाइल है ना, तो सिन मिथाइल, एंटी इथाइल, तो एंटी बेशक मत लिखो, पता चल गया कि अगर सिन में मिथाइल है तो इथाइल एंटी में ही होगा। ठीक है, और एल्डो ऑक्सैन, कीटो ऑक्सैन, ठीक है। और दूसरा इसका नाम किस तरह लिख सकते थे आप, ऐसे लिख सकते थे एंटी इथाइल, और सिन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इथाइल एंटी में है तो ऑब्वियसली बात है मिथाइल सिन में होगा, मिथाइल कीटो ऑक्सैन। ठीक है, सेम इसी तरह इसका भी नाम लिख सकते थे, इसमें सिन इथाइल, इसमें देखो सिन मिथाइल आ रहा है और एंटी इथाइल आ रहा है, इसमें सिन इथाइल, इथाइल सिन में आ रहा है, और मिथाइल कीटो ऑक्सैन। इसमें क्या है, एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्सैन। ठीक है, तो इस तरह से आप कीटो एंजाइम में करोगे। अगर सिन लिखोगे तो सिन वाला लिखना, सिन मिथाइल, फिर ही अपने आप एंटी में चला जाएगा, मिथाइल कीटो ऑक्सैन, और सिन मिथाइल मिथाइल कीटो ऑक्सैन। ओके, तो ये अपना इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तीसरा टाइप हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और बच गया अपना,
कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि कितने उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं कोई कंपाउंड होगा तो। और फिर साइकिल्स का भी कर लेंगे एक दो एग्जांपल। तो अभी लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।